गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कल मैं तुम लोगों को टेंस पढ़ाया था जिसका नाम रखा था टेंस। दादाजी इसको नाम रखे थे हम लोग, और दादाजी का बड़ा बेटा प्रेजेंट टेंस वो हम पढ़ा दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा दिए हैं और तुम लोग इसका ट्रांसलेशन भी बना लिए हो। अब हम लोगों के लिए जरूरी है कि टेंस यानी दादाजी का दूसरा बेटा जिसका नाम है पास्ट टेंस, भूतकाल, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो कुछ नहीं है, जो स्टूडेंट प्रेजेंट टेंस को अच्छी तरह समझ लिया है उसको पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देख लो, प्रेजेंट टेंस का बड़ा बेटा का नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका पहचान है ता है, ते है, ती है, यानी कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझते हैं। अब इसी पास्ट टेंस का पहला बेटा जिसका नाम पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट के जगह पर केवल पास्ट कर दिए तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। और यहां पर है ता है, ते है, ती है, यहां पर हो गया ता था, ते थे, ती थी। बस खाली है को हटाकर था, थे, थी कर दो, हो गया। और उसी तरह है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इट से लगा रहता है उसको हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोलते हैं। अब इसी में है के जगह पर था, थे, थी लगा दो, हो गया। तो पास्ट टेंस का दूसरा बेटा जिसका नाम पास्ट इम्परफेक्ट है, उस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी। देख लो, अब आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस का तीसरा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट। इसका पहचान है चुका है, चुके हैं, चुके। अब इसी का तीसरा बेटा पास्ट टेंस का चुका था, चुके थे, चुकी थी। कोई अंतर नहीं है, केवल है के जगह पर था लगा देना है। अब उसी तरह प्रेजेंट टेंस का चौथा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अंत में जो हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे हैं। अब उसी तरह आ जाते हैं हम पास्ट टेंस का चौथा बेटा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। बस केवल हम है को हटा दिए हैं, था कर दिए, हो गया पास्ट टेंस। तो मेरा मानना है कि जो विद्यार्थी प्रेजेंट टेंस का चारों बेटा का अध्ययन अच्छी तरह कर लिया, वो पास्ट टेंस को अच्छी तरह समझ लेगा, इसका अनुवाद भी बना लेगा। अब उसी तरह अब पास्ट टेंस का हम कर लिए, प्रेजेंट टेंस मतलब फ्यूचर टेंस का भी चार बेटा है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। खाली प्रेजेंट के जगह पर फ्यूचर कर दो, हो गया।
देख लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। लेकिन एक चीज अंतर है कि फ्यूचर टेंस में ये जो है, जो काम फ्यूचर में यानी भविष्य में होने वाला है उसी को फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसका पहचान जो है हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी गू जरूर रहेगा। फ्यूचर इम्परफेक्ट परफेक्ट में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेगी। फ्यूचर परफेक्ट में चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी। देख लो, यहाँ चुका है, चुके हैं, चुकी है। यहाँ चुका था, चुके थे, चुके थे। यहाँ चुकेगा, चुकेंगे, चुकेगी। अब यहाँ देख लो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है। यहाँ था रहा, था हो गया, ते रहे थे, ती रही थी। यहाँ ता हुआ रहेगा, ता हुआ रहेंगे, ती हुई रहेगी। समझ गया? आज मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तुम लोग लिख लिए हो, अब हम मिटाने जा रहे हैं। तो टेंस जिसका नाम हम लोग दादा रखे, उनको 3 पुत्र। बड़ा पुत्र प्रेजेंट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है वो ही रहता है, उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसको 4 बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आज हम लोग टेंस का दूसरा बेटा जिसका नाम है पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका तो जान गए हो, जिस हिंदी वाक्य अंत में था, थे, थी रहेगा, लिख के जाओ। जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी, या, ये, या, ई लगा रहता है। अब इसका जो है, इसको भी 4 बेटा है। जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 बेटा, पास्ट टेंस को भी 4 बेटा, फ्यूचर टेंस को भी 4 बेटा। तो पास्ट टेंस का पहला बेटा का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। इसका तो डिफिनेशन है, जो काम भूतकाल में हुआ है और समाप्त भी हो गया, जिसका कोई असर नहीं रहा। मुख्य रूप से इसका पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ते, थे, ती, थी और कुछ भी लगा रहता है, और या, ये सब अवश्य लगा रहता है। अब इसके बाद है अनुवाद बनाने का नियम। अनुवाद बनाने का नियम, ये जस्ट लाइक तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के जैसा है। अब सब्जेक्ट, मतलब जितना भी सब्जेक्ट है सबके साथ भी टू का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद वर्ब का ये दूसरा रूप लिखेंगे। वर्ब का दूसरा रूप मुख्य रूप से
पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बनाया गया है और इसका उपयोग पास्ट इंडेफिनिट को छोड़कर कहीं नहीं होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, अब इसका एक लिख लो। सर्वप्रथम सब्जेक्ट, जिसको कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को सब्जेक्ट, सर्वप्रथम सब्जेक्ट, उसके बाद मुख्य क्रिया, क्रिया का दूसरा रूप, जिसको V2 कहते हैं, लिखा जाता है। और अंत में ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग कर्म भी कहते हैं, लिखा जाता है। तो यह नियम जो है केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होगा। यदि वाक्य नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तो हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है। डिड का प्रयोग किया जाता है। अब मैं तुम लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल पेश करने जा रहा हूं। अब एग्जाम्पल तो हमको चारों सेंटेंस का देना ही होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस का देते हैं। देख लो, पहला अफर्मेटिव का है, जैसे वह पटना गया या जाता था। तो इसको कैसे बनावेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद वर्ब लिखा जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ही है, गया, गो का B2 होता है, वेंट। उसके बाद टू पटना। अब इसी का नेगेटिव रहेगा, जैसे वह पटना नहीं गया, वह पटना नहीं गया। इसको कैसे बनावेंगे? तो ही डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किए, गो टू पटना। यानी कि डिड का प्रयोग जब हम कर दिए V2 डिड, तब ये मुख्य क्रिया का जो है पहला रूप ही लिखाएगा, क्योंकि V2 हम ये लिख दिए, ये V1 लिखाएगा। अब हम एग्जाम्पल देने जा रहे हैं तीसरा। क्या वह पटना गया? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे कर देते हैं, डिड ही गो टू पटना।
अब उसके बाद चौथा एग्जाम्पल है, वह पटना क्यों गया। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई डिड ही गो टू पटना। लिखो हरिया। उसके बाद जो है हम एक शॉर्ट टेबल लिखावेंगे, प्लीज राइट। ओके, देख लो स्टूडेंट, शॉर्ट टेबल ऑफ पास्ट इंडेफिनिट। नंबर कितने होते हैं इस सब बता दिए, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, पर्सन के बारे में बता दिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इफ द सब्जेक्ट वुड बी इन सिंगुलर नंबर ऑफ फर्स्ट पर्सन आई, तो जैसे मैं गया तो आई वेंट, V2 लग गया। हम लोग गए तो वी वेंट, V2 लग गया। उसी तरह आप गए, तुम गए तो यू वेंट, आप लोग गए यू वेंट, वह गया ही वेंट, और आप लोग या वे लोग गए तो दे वेंट। बस सबसे हल्का, बिल्कुल इजी, समझ गया। अब घर में बुक निकालकर पास्ट इंडेफिनिट का 4 चैप्टर है अनुवाद, वो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद बना लेना। यदि कोई दिक्कत होगी तो कल तुम पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं तुम्हें बता दूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट डे आई विल appear before you at the same time.